स्वागत है आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल नितेश चौधरी एकेडमी में। आज आपका बायोलॉजी का दूसरा क्लास है। अगर आपने पहला क्लास नहीं देखा हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वहां से देख सकते हो। तो फिर चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है, कैसे आप बोलोगे कि ये लिविंग थिंग्स है और कैसे आप बोलोगे कि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स का मतलब होता है कि जिसमें लाइफ हो, जिसमें लाइफ हो उसे हम कहेंगे कि वो लिविंग थिंग्स है, और जिसमें लाइफ ना हो, जिसमें लाइफ ना हो उसे हम कहेंगे कि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। अब कैसे आपको पता चलेगा कि इसमें आपको लाइफ है, इसमें आपको लाइफ नहीं है? तो इसके लिए बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स आपको डिफाइन करे गए हैं, जिसको देख के आप ये कह सकते हो कि हाँ, अगर ये कैरेक्टर इसमें होगा तो इसे आप कहोगे कि ये लिविंग थिंग है, और अगर वो कैरेक्टर उसमें नहीं होगा तो आप उसे कहोगे कि वो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो आगे देखिए कि वो कैरेक्टर है क्या क्या। ठीक है, अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूं तो आप यहां पे देखो, सबसे पहला कैरेक्टर क्या निकल के आता है? सबसे पहले निकल के आता है ग्रोथ। ठीक है, क्या निकल के आया? ग्रोथ। फिर आता है रिप्रोडक्शन, फिर निकल के आता है रिप्रोडक्शन। फिर क्या है? एबिलिटी, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, जिसे हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी इन्वायरमेंट के हिसाब से उसके ऊपर वो कैसा फील करता है, कैसा उसका आपको सेंस होता है, उसे हम कहते हैं। ठीक है, आगे निकल के आता है कैरेक्टर में मेटाबॉलिज्म। जितने भी कैरेक्टर मैं यहां पे लिख रहा हूं उस सबको आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं इसी वीडियोस में। ठीक है, मेटाबॉलिज्म हो गया। फिर क्या है? सेल्फ ऑर्गेनाइज। क्या लिखा मैंने? सेल्फ ऑर्गेनाइज। फिर क्या है? सेल्फ रेप्लिकेट। ये सारे क्या हैं? कैरेक्टर हैं लिविंग थिंग्स के। ठीक है, अब जो है इन सारे कैरेक्टर को वन बाय वन हम यहां पे स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसके कैरेक्टर के बारे में। तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या था हमारे पास? था ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है आप पहले ये जानो। ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन बॉडी मास, और ये पहला हो गया, और इंक्रीज इन नंबर, यानी अगर नंबर अगर बढ़ रहा हो या उसका बॉडी मास अगर बढ़ रहा हो उसे हम कहेंगे ग्रोथ। ठीक है, ये किसमें होगा? लिविंग थिंग्स में। ठीक, अब एक चीज यहां पे क्या दिक्कत आ गई, पहले आप जान लीजिए कि जो एनिमल होते हैं, दिक्कत वाली बात आपको आगे बताऊंगा कि वो क्या दिक्कत थी। जो एनिमल होते हैं उसमें क्या होता है? ग्रोथ। एनिमल में क्या होता है? ग्रोथ एक सर्टेन एज तक ही होता है। ठीक है, जैसे आपने ये बात तो सुना ही होगा कि कहते हैं कि किसी इंसान की हाइट जो है जैसे 18 साल या 20 साल के बाद नहीं बढ़ती है, नहीं बढ़ती है, मतलब 18 या 20 साल के बाद उसमें ग्रोथ नहीं होता है। ठीक, इसका मतलब एक सर्टेन एज के बाद जो है एनिमल में ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब यही बात जब प्लांट्स में आती है तो प्लांट्स में क्या है? प्लांट्स में क्या है कि उसका जो ग्रोथ होता है वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन होता है। मतलब अगर कोई प्लांट है,
अगर उसकी एज मान लीजिए कि 100 साल है, मतलब वो प्लांट 100 साल तक जिंदा रहता है, तो इसका मतलब है कि इस प्लांट में जो ग्रोथ है वो 100 साल तक होगा, यानी जितना उसका लाइफ है उतना तक इसका जो है ग्रोथ होगा। ठीक है, अब आगे देखिए। अब दिक्कत वाली बात यह है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर ग्रोथ को अगर हम कहते हैं कि ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है, तो इसमें तो क्या दिक्कत आ गई? दिक्कत इसमें ये आ गई कि आप जैसे कह दिया कि सर इंक्रीज इन बॉडी मास अगर होगा तो हम कहेंगे कि ये ग्रोथ हो रहा है। इसका मतलब अगर मान लीजिए कोई अगर मिट्टी का ढेर है, मान लीजिए इतना बड़ा ढेर है मिट्टी का, हाँ ये सॉइल का ढेर है मिट्टी का, अगर ये मान लीजिए कुछ दिन अगर बाहर रहता है तो जो हवा चलती है इसके वजह से क्या होगा कि इसके ऊपर बहुत सारे मिट्टी आके बैठेगी। जैसे अगर मिट्टी आके बैठेगी तो कुछ दिन बाद अगर आप उसे देखोगे तो जो सॉइल का ढेर इतना बड़ा था वो आगे जाके मान लीजिए कि 15 दिन बाद या 20 दिन बाद वो इतना बड़ा हो जाएगा। तो आपके हिसाब से तो आपने कह दिया कि सर इसका तो बॉडी मास तो बढ़ गया, ना? तो क्या ये मिट्टी का ढेर लिविंग होगा? बिल्कुल नहीं, ये मिट्टी का ढेर लिविंग नहीं होगा। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो हमारा डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग थिंग्स को पहचानने के लिए। ठीक है, इतनी बात आगे आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। इससे हमने ये समझा कि जो लिविंग थिंग्स हैं उसमें क्या होता है ग्रोथ, इनसाइड होता है। ठीक, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो नॉन लिविंग है उसमें क्या होता है ग्रोथ आउटसाइड होता है। मतलब उसके ऊपर आके अगर मान लो कि बैठ जाता है मिट्टी तो उसका हाइट तो बढ़ गया, लेकिन उसे हम लिविंग थिंग्स नहीं कहेंगे। ठीक है, एक चीज और आप जान लो इसके आगे जो कैरेक्टर है हमारे पास क्या है, रिप्रोडक्शन है। उस पर जाने से पहले आप ये चीज वो जान लो कि ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है उसे दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। किसके बेसिस पे? तो सेल नंबर के बेसिस पे, यानी नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। पहला उसका नाम है, पहले की अगर मैं बात करूं तो पहला है आपके पास यूनिसेलुलर। ठीक है, दूसरा है हमारे पास मल्टी सेलुलर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सेल काउंट organisms can be divided into two types. The first one is unicellular organism and the second one is multicellular organism. अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते किसे हैं? तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बना हो, उसे अपन क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। इसी तरह मल्टी सेलुलर, तो मल्टी सेलुलर में आप यहां पे देखो कि इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मल्टी मतलब होता है बहुत सारे। मल्टी मतलब क्या होता है? बहुत सारे। और सेल का मतलब सेल, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ, यानी मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो एक से ज्यादा सेल से मिलके बना हो उसे हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इतना आपको क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स हैं एमीबा, और बहुत सारे हैं, मैं यहां पे दो का नाम लिख रहा हूं, यूनिसेलुलर एल्गा। ठीक है, एमीबा और यूनिसेलुलर एल्गा। वही अगर मैं मल्टी सेलुलर की बात करूं तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एनिमल्स हो गए,
ह्यूमंस हो गए हम लोग, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं। तो एक सेल से अगर बना हो तो यूनिसेलुलर, बहुत सारे अगर सेल से बना हो तो मल्टीसेलुलर, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हमारे पास कैरेक्टर है दूसरा, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, सबसे पहले तो आप इसका डिफिनेशन ये जान लो। अगर आप मान लीजिए कि बुक में जाओगे तो बहुत आपको लंबे लंबे आपको डिफिनेशन आपको मिलेंगे, पर उस पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप इसे बस एक सिंपली सा आप जानो कि न्यू इंडिविजुअल जो है, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा जिसे हम ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी बोलेंगे, फ्रॉम पेरेंट्स। और जो ये इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस हो रहा है, इसे हम ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी बोलेंगे, वो क्या होगा कि इसके जो कैरेक्टर होंगे, इसके जो कैरेक्टर होंगे मोर और लेस सिमिलर होंगे। किससे सिमिलर होंगे? पेरेंट्स से। अगर आप लैंग्वेज की बात करो तो आप इसे ऐसे कह सकते हो, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस्ड, जिसे हम ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी बोलेंगे, फ्रॉम द पेरेंट्स एंड देयर कैरेक्टर्स आर मोर और लेस सिमिलर टू द पेरेंट्स। यह आपका डिफिनेशन हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया एसेक्सुअल, ठीक है। दूसरा हो गया सेक्सुअल, ठीक। अगर मान लीजिए कि रिप्रोडक्शन, अगर यही प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं कि प्लांट्स में हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन को अगर होता है उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। प्लांट्स में अगर मैं इस चीज को अगर मैं बोलूं तो उसे मैं कहूंगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और एनिमल्स में आपको 2 तरह हो गए, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अब बात करें कि एसेक्सुअल किसे कहते हैं और सेक्सुअल किसे कहते हैं। एसेक्सुअल का मतलब होता है, ए से आप देखो, ए का मतलब हो गया 1। आप ऐसे इस चीज को ध्यान रखो, ए का मतलब हो गया 1, यानी जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, जिसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसे हम क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। सेक्सुअल में क्या होता है, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। अब ये 2 पेरेंट कौन है? ये 2 पेरेंट है, पहला मेल और दूसरा फीमेल। मेल और फीमेल जब इन्वॉल्व होंगे तो हम ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता किसमें है, तो ये जितने भी लोअर ग्रुप्स के एनिमल हैं, जितने भी लोअर ग्रुप्स के एनिमल हैं, इसे आप ऑर्गेनिज्म कह सकते हो, लोअर ग्रुप्स के ऑर्गेनिज्म है, उसमें होता है एसेक्सुअल। जैसे फंजाई, ईस्ट, हाइड्रा, ठीक है। ये सब हो गए एसेक्सुअल के एग्जाम्पल हो गए कि फंजाई में, ईस्ट में, हाइड्रा में क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फिर आता है बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें 2 पेरेंट हैं इन्वॉल्व। इसका मतलब एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, हाई ग्रुप के जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, इसमें क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें भी एक दिक्कत आती है,
दिक्कत ये आती है कि जब हम बात करते हैं सर मिटाने से पहले एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, जिससे सारे स्टूडेंट को याद ही हो जाए क्लास में ही। एक बार फिर से सारा रिपीट कर दीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट को लर्न हो जाए। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। सेक्सुअल में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, एक मेल एक फीमेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स हैं एनिमल्स, ह्यूमंस। ए सेक्सुअल के एग्जांपल्स हैं फंजाई, ईस्ट, हाइड्रा, यानी जितने भी लोअर ग्रुप्स के ऑर्गेनिज्म है उसमें ए सेक्सुअल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि दिक्कत की, कि इसमें क्या दिक्कत आ गई। दिक्कत ये आ गई कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं बात करूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, अगर मैं बात करूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें क्या होता है कि अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि यूनिसेलुलर में क्या होता है कि वो सिंगल सेल से बना होता है। ठीक है, तो इसमें तो अगर रिप्रोडक्शन होगा तो इसमें क्या है, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों एक है। ठीक है, आप उसे, यानी ग्रोथ का मतलब हो गया कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन नंबर। तो ये यूनिसेलुलर में आप ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज है। अब आ गई कि दिक्कत वाली बात क्या है कि बहुत सारे ऐसे भी लिविंग थिंग्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लिविंग थिंग्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो क्या आप उसे कह दोगे कि वो आपको अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो क्या वो नॉन लिविंग है? बिल्कुल नहीं। अब जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं तो आपने शायद नाम सुना होगा म्यूल का। म्यूल का मतलब पता है क्या होता है? म्यूल का मतलब होता है, हिंदी इसका मतलब है खच्चर, जो हमेशा वो आपको ढोने वोने के आता है काम। तो ये म्यूल, ये क्या होता है, आपको रिप्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन है तो ये आपको लिविंग थिंग। तो क्या अगर आप रिप्रोडक्शन को, अगर आप एक कैरेक्टर आप लेते हो कि जिसमें होगा रिप्रोडक्शन, वही आपका लिविंग थिंग है, तो क्या तब तो इसके हिसाब से म्यूल आपका नॉन लिविंग हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि स्टेराइल वर्कर बीज। स्टेराइल वर्कर बीज, बीज मतलब तो पता ही होगा कि मधुमक्खी, यानी जैसे आपने ये, आपको ये पता होगा कि एक होती है आपको रानी मधुमक्खी, यानी क्वीन बी होती है, हाँ, और होते हैं आपको वर्कर बी। तो ये जो आपको वर्कर बी है वो क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। अब स्टेराइल का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए कि एक वर्ड है स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब है, आपको इससे पहले आप एक चीज और जान लीजिए, एक होता है फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है कि जो रिप्रोड्यूस करता है, जो रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, और स्टेराइल का मतलब हो गया कि जो नॉट रिप्रोड्यूस, मतलब जो रिप्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो यानी मधुमक्खी जो वर्कर बी है वो क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, यानी वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन है तो आपको ये आपको लिविंग थिंग्स। लेकिन आप इसे ये नहीं कह सकते हो कि हाँ इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन हमारा डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को अलग करने के लिए। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इससे रिप्रोडक्शन की। अगर यहाँ बात चली रही है तो थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। एक होता है मेल, मेल और फीमेल। जैसे मैंने आपको बता दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल दोनों का होना जरूरी है। मेल और फीमेल, मेल क्या करता है तो प्रोड्यूस करता है क्या, स्पर्म। ठीक है, ये एन होता है। एन का मतलब होता है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि एन का मतलब होता है कि क्रोमोजोम नंबर है ये। ठीक है, क्रोमोजोम है। तो ये स्पर्म क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। इसके बारे में भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि हैप्लॉइड किसे कहते हैं। हाँ, स्पर्म हो गया। फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है, फीमेल प्रोड्यूस करती है ओवम। ये भी एन होता है, मतलब एन का मतलब ही हो गया हैप्लॉइड। ठीक है,
स्पर्म कर दिया मेल ने, ओवम कर दिया फीमेल ने। जब ये स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं, जब स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम इज सेड टू बी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है। जायगोट का फॉर्मेशन होता है जो कि 2n होता है, यानी 2n का मतलब हो गया डिप्लॉयड। डिप्लॉयड। अब ये हैप्लॉयड और डिप्लॉयड है क्या, तो इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इतना आप देख लो। हैप्लॉयड का मतलब होता है, हैप्लॉयड का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक। डिप्लॉयड का मतलब होता है 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम। 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम, यानी जो हमारा जायगोट बना था, जो हमारा जायगोट बना था उसमें क्या था? 46 क्रोमोसोम थे। 46 क्रोमोसोम थे। अब ये 46 आया कहां से? तो यानी मैंने आपको बताया कि डिप्लॉयड का मतलब होता है 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम। 46 का मतलब है 23 पेयर। ठीक है, यानी 23 कहां से आया? एक तो आया स्पर्म से, क्योंकि हमारा n था, 23 यहां से आया। दूसरा था ओवम, 23 यहां से आया। दोनों मिलकर क्या मिला? 2n, यानी 46। 23 प्लस 23, यानी 23 स्पर्म से, 23 ओवम से। ये बहुत ही वीवीआई है कि जो हमारा जायगोट बनता है उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, 23 आया मेरा स्पर्म से, 23 ओवम से, और मिलके क्या बनता है? n प्लस n 2n, यानी 46 क्रोमोसोम। ठीक है, रिप्रोडक्शन में इतना ही था। ठीक है, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कैरेक्टर है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता क्यों है? तो हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए होता है कोई भी काम करने के लिए। तो ये एनर्जी आती कहाँ से है? तो ये एनर्जी आती है कि जो हम फूड लेते हैं, जो हम फूड लेते हैं, इससे क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है। तो इसका जो प्रोसेस है उसके बारे में आगे अभी हम देखेंगे, जो कैसे फूड से एनर्जी हमें मिलती है। इससे पहले आप जान लीजिए कि मेटाबॉलिज्म कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कैटाबॉलिज्म, दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कैटाबॉलिज्म, दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि ये एक तरह का क्या है? डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। ये एक तरह का डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, यानी फूड जो है उसका ब्रेक डाउन होता है। फूड का ब्रेक डाउन होता है, या आप कह सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है और इससे हमें एनर्जी मिलती है। यानी ये एक तरह का डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, आप इसे याद करने को कह सकते हो। डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है? टूटना, यानी कार्बोहाइड्रेट टूट रहा है एनर्जी बनने के लिए। दूसरा है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ठीक है, मतलब जो हमारे बॉडी पार्ट्स को, टिश्यू को और सेल को जो भी एसेंशियल नीड्स हैं
उसकी अगर जरूरत होती है तो ये फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है उन जरूरी चीजों का। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फूड से क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो उसका क्या है, ये प्रोसेस है कि कैसे फूड से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो हम जो खाना खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो बेसिकली आपको 3 फॉर्म में आता है फूड से: शुगर, स्टार्च और फाइबर। यानी जो हम फूड लेते हैं उससे जो कार्बोहाइड्रेट जो हमें मिलता है वो 3 फॉर्म में आता है: शुगर, स्टार्च और फाइबर। ठीक है, अब क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट टूटेगा कैसे, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा कैसे। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होगा, C6H12O6 होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। ये जब ऑक्सीजन से जब ये मिलता है, मतलब जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन होगा 6O2, तो क्या बनेगा, 6 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O यानी वाटर, यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस एनर्जी। और हमें क्या चाहिए था, एनर्जी चाहिए था अपने को। अब ये एनर्जी किस फॉर्म में हमें मिलता है, तो एटीपी के फॉर्म में मिलता है। अब भाई ये एटीपी कहां से आ गया, एटीपी क्या होता है, तो एटीपी का फुल फॉर्म है, आप यहां पे देख लो, हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ दे। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी से एक आपको मिलता जुलता वर्ड है, उसका नाम है क्या, एडीपी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इसका मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी का मतलब हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी का मतलब हो गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी में क्या होता है, 3 टर्मिनल फॉस्फेट होते हैं एटीपी में, याद रखेंगे 3 टर्मिनल। जब आप इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे तो आपको 3 टर्मिनल फॉस्फेट मिलेंगे एटीपी में। वहीं आप एडीपी का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आपको 2 फॉस्फेट ग्रुप मिलेंगे। ठीक है, तो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में हमें मिलती है, और यही एटीपी बॉडी पार्ट्स में जाती है, और सेल, और यही एटीपी बॉडी पार्ट्स में जाती है, और सेल और टिश्यू जो है इसे यूज करते हैं। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, यानी जो लिविंग थिंग्स होंगे उसमें सिर्फ मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होगी। तो इसे हम कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब एक चीज इसमें और है, कभी कभी आपको हो सकता है जो क्वेश्चन आपको पूछे, एक चीज और है इसमें। उसमें क्या होता है कि आपने नाम सुना होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का नाम सुना होगा आपने, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना है। ये क्या है कि अभी हमने पढ़ा कि मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी के, टेस्ट ट्यूब बेबी का, तो अभी हमने पढ़ा ये चीज कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बॉडी के अंदर होता है, इनसाइड द बॉडी होता है। पर जब हम इसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को किसी टेस्ट ट्यूब में, यानी आउटसाइड इन्वायरमेंट में, यानी बॉडी से बाहर अगर हम करवाने लगते हैं, इसे आईवीएफ कहते हो आप, अगर हम करवाने लगते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, ये ना ही कोई लिविंग थिंग है, ना ही नॉन लिविंग थिंग है, ना ही कोई लिविंग थिंग है, ना ही कोई नॉन लिविंग थिंग है, पर इसे हम क्या कहेंगे कि ये एक तरह का लिविंग रिएक्शन है, ये एक तरह का लिविंग रिएक्शन है।
इट इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, इट इज ए टाइप ऑफ लिविंग रिएक्शन। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। मेटाबॉलिज्म में अभी तक इतना ही था। अब इससे आगे बढ़ते हैं। जो अगला कैरेक्टर है हमारे पास वो क्या है? रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। ये अब इसका मतलब क्या होता है कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे हमें ठंड लगती है या फिर हमें ये गर्म अगर महसूस होता है, मतलब हम इन्वायरमेंट से क्या है, हमें फील होता है। जो हमारे सेंस ऑर्गन है वो उसको फील कर सकते हैं। ये सिर्फ किस में होगा? लिविंग थिंग्स में, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रेजेंस में रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, यानी उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर ये तो हो गई एनिमल की बात कि भाई हमने वो सेंस कर लिया, हमारे पास नाक है तो हमने वो सुन के बता दिया कि हाँ यहाँ पे स्मेल आ रहा है, हमारे पास कान है हमने सुन के बता दिया कि यहाँ से आवाजें आ रही है। पर वही बात अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो आप कहोगे उसमें तो ऐसा नहीं है कुछ भी। तो इसमें क्या होता है कि प्लांट्स भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रेजेंस में रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे उनके ऊपर इफेक्ट कैसे पड़ता है? तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, और क्या पड़ता है? पीएच का पड़ता है, ठीक। पीएच अगर ज्यादा कम से हो सकता है कि प्लांट का ग्रोथ अफेक्ट होता हो। टेम्परेचर की वजह से अगर ये भी होता है कि प्लांट्स का ग्रोथ अफेक्ट करता हो, मतलब ये जो है इसे भी फील करता है, इसे फील होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सिर्फ रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है लिविंग थिंग्स में होगा, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होगा। एक और चीज है सेल्फ कॉन्शसनेस। एक और कैरेक्टर है आपको लिविंग थिंग्स का, वो क्या है? सेल्फ कॉन्शसनेस। सेल्फ कॉन्शसनेस, इसका मतलब क्या होता है? सेल्फ कॉन्शसनेस का मतलब है अगर कोई ये हॉट, मान लीजिए कि ये आग है, अगर मान लीजिए ये आग है और हमने इसे टच करा तो हम मेरे अंदर क्या होगा? एक रिफ्लेक्स जनरेट होगा। रिफ्लेक्स कैसा होगा जनरेट? कि जैसे ही हम इस आग को छुएंगे हमें वो गर्म महसूस होगा और हम सीधा यहां से हाथ ऐसे पीछे खींच लेंगे। इसका मतलब हम कॉन्शियस हैं, हमें फील हुआ कि ये ऑब्जेक्ट वो गर्म था और हमने यहां से हाथ अपना हटा लिया। ये हो गया सेल्फ कॉन्शसनेस, ठीक। अगर आप किसी पत्थर को इसमें मान ली कि मतलब कि आप अगर किसी पत्थर को आग में अगर आप डाल देते हो तो क्या वो पत्थर अपने आप बाहर आ जाएगा? नहीं आ सकता, क्योंकि उसे तो फील ही नहीं हो रहा है, ना ही गर्म ना ही ठंडा, यानी वो सेल्फ कॉन्शसनेस को फील नहीं कर सकता। सिर्फ लिविंग थिंग्स हैं उनमें ये सेल्फ कॉन्शसनेस वाली कैरेक्टर होती है। तो इतने सारे कैरेक्टर आपने पढ़ा जिसके बेसिस पे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि अगर ये कैरेक्टर किसी भी थिंग्स में होगा तो उसे हम कहेंगे कि ये लिविंग थिंग्स है। अगर ये कैरेक्टर उसमें नहीं होगा तो उसे हम कहेंगे कि ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियोस में, और आज का टॉपिक आपका हो गया, आप इसे रिवाइज कर लो और अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में आते हैं, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।